हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्कनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर सीरीज़ के बारे में, तो ये लेक्चर हमारा रैपिड रिवीजन सीरीज़ का लेक्चर है। और इसी रैपिड रिवीजन सीरीज़ के अंदर हम पॉलिटी जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, उसी का पार्ट 3 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने पार्ट फर्स्ट को भी डिस्कस किया है। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने डिस्कस किए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हैं, लास्ट 1.5 ईयर के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हैं उनके रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने ओबीसी सब कैटेगराइजेशन है, लोकल बॉडीज़ के अंदर ओबीसी को जो रिजर्वेशन की बात की गई है उन सब के बारे में डिस्कस किया। हेट स्पीच के बारे में, एनसीआरबी के बारे में हमने डिस्कस किया, जो हमारी इम्पोर्टेंट एक बॉडी है जिसके द्वारा क्राइम को रिकॉर्ड किया जाता है, अपनी रिपोर्ट निकाली जाती है। इसके अलावा हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की। माइनॉरिटी स्टेटस, जो स्टेट वाइज माइनॉरिटी स्टेटस की जो डिमांड है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। सरना रिलीजन के बारे में हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 के अंदर में। पार्ट सेकंड की अगर हम बात करें, जो लेक्चर सेकंड था इसी रैपिड रिवीजन सीरीज का, जो पॉलिटी सब्जेक्ट है उसके अंदर हमने सिविल सर्विस की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है या रिसेंटली जो सिविल सर्विस के रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं, आप देखिए कि कुछ सिटीज़ के अंदर जो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है उसे इम्प्लीमेंट किया गया है। फिर हमने देखा कि जो मिशन कर्मयोगी है वो सिविल सर्विस के रिगार्डिंग में चलाया गया है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इंटरनेट के रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस हैं उसकी बारे में बात की। वहाँ पे हमने अनुराधा भसीन केस को भी याद किया था कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इंटरनेट एक मीडियम है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, और पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट के रूप में उसको माना था कि अपना बिजनेस कंडक्ट कराने के लिए भी आपको बिजनेस से जो ऑनलाइन बिजनेस है उसको कंडक्ट कराने के लिए भी इंटरनेट का होना ज़रूरी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमने हमारे जो जस्टिस प्रोजेक्ट के अंडर में जो लॉ इंडेक्स है उसके बारे में बात की थी। हमने बात की थी जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसके बारे में, जिसमें इंडिया की जो रैंक है वो डिक्लाइन हुई है 8 रैंक, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और पर्सनैलिटी राइट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट जो थिंग्स हैं उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया है पार्ट सेकंड के अंदर। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे कि अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट सेकंड को नहीं देखा है तो एक बार जाके उनको कंप्लीट वे में देखिए, एक बार उनको स्टडी के पर्पज़ से, और सेकंड टाइम अगर आप उनको देखना चाहते हो तो आप अपने रिवीजन के पर्सपेक्टिव से 2x स्पीड के साथ में आप उनको देख सकते हो। अगर हम बात करें पार्ट 3 के बारे में, ये पार्ट 3 जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इम्पोर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पिछले 1 साल के अंदर न्यूज़ के अंदर में थी उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। इसी के साथ हम रिवाइज करेंगे हमारी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के रिगार्डिंग में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी के बारे में। आप इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को अच्छे से याद करके रखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे कि कहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन है वो डिफ़ाइन की गई है, उनकी कितनी संख्या होनी चाहिए, मेंबरशिप क्या है। आप देखिए कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग में कि इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है उसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं जो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की बॉडीज़ भी आप इनको जान सकते हो। तो इसी के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंटली जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि जो हमारी सीबीआई है उसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप देखिए कि हमारी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके द्वारा एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि सीबीआई एंड ईडी का जो मिसयूज है वो इंक्रीज हुआ है। तो उसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट के अंदर एक बात कही गई थी कि इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशंस के जो क्रिएशन है उसकी ज़रूरत है। इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशंस के क्रिएट करने की ज़रूरत है जिसके अंदर सीबीआई है, ईडी है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं। इन्हीं को सबको यहाँ पे कंबाइन वे में करने की ज़रूरत है और इनका जो बेटर वे में यूज़ किया जा सके इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से इन इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के बारे में।
तो हम इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीआई के बारे में। स्टूडेंट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय में काफ़ी सारी जो करप्शन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो देखने के लिए मिली थी कि वर्ल्ड वॉर 2 का समय जब हम कॉलोनियल पावर के अंडर में ही हुआ करते थे, कॉलोनी हुआ करते थे उस समय में ब्रिटिश अथॉरिटी की। तो आप देखिए कि उस समय में वर्ल्ड वॉर 2 का जो समय है, एक तो आपको समय पता होना चाहिए 1939 में जो 1 सितंबर का जो दिन है उस दिन जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक किया था और ये 1945 तक ये समय चलता है। और इसके बाद में आपको यूनाइटेड नेशन का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिशमेंट आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिशमेंट के बाद में जो 24 अक्टूबर 1945 है उसके बाद से अभी तक कोई वर्ल्ड वॉर की जो सिचुएशन है वो क्रिएट नहीं हुई है। हालांकि यूनाइटेड नेशन के पास में कोई अपनी स्पेशल फोर्सेज नहीं है, हालांकि पीस कीपिंग फोर्सेज हैं। पीस कीपिंग फोर्सेज भी यूएन की खुद की पीस कीपिंग फोर्सेज नहीं हैं। यहाँ पे जो कंट्रीज मेंबर हैं यूएन के वो अपनी फोर्सेज सेंड करते हैं यूएन के पीस कीपिंग मिशंस के अंदर में। इसके अंदर इंडिया के द्वारा भी अपनी जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं वो सेंड की जाती हैं। आप देखिए कि हमारी एक पीस कीपिंग मिशन के द्वारा ही, पीस कीपिंग फोर्सेज के द्वारा ही एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन खुरकी, उसे कंडक्ट कराया गया था अफ्रीका के अंदर में। तो यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेज के बारे में हमने डिस्कस किया, जिनको भी ब्लू हेमलेट के रूप से भी जाना जाता है। उनके द्वारा जो हेलमेट लगाया जाता है वो ब्लू कलर का होता है, तो इस वजह से उनको ब्लू हेलमेट के रूप में भी जाना जाता है। तो यूएन की खुद की फोर्स नहीं है, बट 1945 में जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो उसके बाद में आप देखिए कि कोई भी वॉर की जो सिचुएशन है वो क्रिएट नहीं हुई है। कोई भी वर्ल्ड वॉर का जो वर्ल्ड वॉर आपको नहीं देखने के लिए मिला, थर्ड वर्ल्ड वॉर अभी तक में। हाँ, लिटिल बिट कंट्रीज के बीच में जो बायलेटरल डिस्प्यूट्स हैं या उनके जो वॉर के जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो ये हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय की बात। वर्ल्ड वॉर 2 के समय ही इंडिया के अंदर काफ़ी सारी जो करप्शन की एक्टिविटीज़ हैं वो देखी गई थी। तो उसी समय में वहाँ पे दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ एक इंस्टीट्यूशन है उसे क्रिएट किया गया था। और लेटर फेज में इसी एक्ट के थ्रू में दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू 1946 का ये एक्ट है, उन करप्शन की एक्टिविटीज़ को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक्ट है जो लाया गया था। उसी एक्ट के अंडर में सीबीआई को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को 1963 के समय में। स्टूडेंट्स, आप देखिए 1962 में एक कमेटी बनती है करप्शन के अगेंस्ट में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के रिगार्डिंग में कमेटी बनती है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। कमेटी का नाम है संतानम कमेटी। तो संतानम कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की एक कमेटी है। और उसी के बाद में 1963 के अंडर में जो एक्ट है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 का, उसी एक्ट के अंडर में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इस्टेब्लिश किया गया। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस जो मिनिस्ट्री है उस मिनिस्ट्री के अंडर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस जो मिनिस्ट्री है, दिस मिनिस्ट्री इज ऑटोमेटिकली हेडेड बाय द आवर प्राइम मिनिस्टर। हमारे वे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस मिनिस्ट्री को हेड करते हैं ऑटोमेटिकली। अगर हम सीबीआई के बारे में बात करें तो सीबीआई के एक डायरेक्टर होते हैं जो सीबीआई को हेड करते हैं। सीबीआई के डायरेक्टर को जो सर्च करने के रिगार्डिंग में जो कमेटी है वो कमेटी 3 मेंबर कमेटी है, जिसके अंदर पीएम है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं वो यहाँ पे हैं, और सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन ये बनता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या क्राइटेरिया है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन की ये जो पोस्ट है इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं डिफाइन किया गया है। ये टॉपिक रिसेंटली पिछले 9-10 साल से न्यूज़ के अंदर में था। आप देखिए कि 2014 के समय में जब कांग्रेस के ओनली 44 एमएलएज आए, एमपीज इलेक्ट हुए थे 2014 के इलेक्शन में, तो उस समय में ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था। तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन की जो पोस्ट है ये बेसिकली क्रिएट नहीं की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं डिफाइन है, बट जो सैलरीज के अकॉर्डिंग का जो एक्ट है 1978 का, उसके अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन की जो बात है वो की गई है।
तो यहाँ स्टूडेंट्स लीडर ऑफ अपोजिशन है। लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में बताया गया है कि जो पार्टी मिनिमम 10% जो वोट सीट्स हैं वो सिक्योर करे इलेक्शन के अंदर में, तो उसी पार्टी को लीडर ऑफ अपोजिशन है वो दिया जाता है। जब लीडर ऑफ अपोजिशन की जो पोस्ट है यहाँ पे नहीं मिलती है, तो लार्जेस्ट जो अपोजिशन पार्टी है वो यहाँ पे बताया जाता है, उस जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के जो फ्लोर लीडर होते हैं उनको। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनके रिगार्डिंग में ये कमेटी है। कमेटी में 3 लोग हैं, पीएम हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा के अंदर में, और यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो हैं। क्या इनको सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं इनको 2 साल का टेन्योर है, क्या इनको एक्सटेंशन दिया जा सकता है? तो हाँ स्टूडेंट्स, इनको 2 साल का टर्म जब कंप्लीट होने के बाद में जो एक्सटेंशंस हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जा सकते हैं। जो अपॉइंटमेंट कमेटी है, हमारी जो कैबिनेट कमेटी है अपॉइंटमेंट की, तो उसके द्वारा इसको एक्सटेंशन है वो दिए जाते हैं। अब आपको कैबिनेट कमेटीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। हमारे यहाँ पे टोटल 8 कैबिनेट कमेटी हैं। ये कैबिनेट कमेटी का जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज एंड डिक्रीज होते रहते हैं। तो कैबिनेट कमेटी वो है जिसके अंदर मैक्सिमम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। मैक्सिमम कैबिनेट कमेटी जो हैं वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती हैं। मैक्सिमम कैबिनेट कमेटीज़ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती हैं। इसके अंदर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन 2 हैं। एक तो कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन है कि जो कौन से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कौन सी बिल्डिंग है वो अलॉट की जाएगी, तो कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन है उसको हमारे होम मिनिस्टर हेड करते हैं। और एक है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर। जो पार्लियामेंट्री अफेयर की जो कमेटी है उसको जो सबसे सीनियर जो पर्सन है उनके द्वारा हेड की जाती है। तो प्रेजेंट समय में जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा वो हेड की गई है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली कैबिनेट कमेटीज़ के बारे में था, जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे जो अपॉइंटमेंट कमेटी है उसी के द्वारा जो एक्सटेंशन है वो प्रोवाइड किया जाता है सीबीआई के डायरेक्टर को। सर्च कमेटी के बारे में भी हमने डिस्कस किया कि 3 मेंबर्स की सर्च कमेटी है डायरेक्टर को सेलेक्ट करने के रिगार्डिंग में। पीएम है, लीडर ऑफ अपोजिशन है एंड सीजीआई हैं। और यही 3 लोग आपको जो अभी रिसेंटली जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को जो इंडिपेंडेंस देने के रिगार्डिंग में, वहाँ पे भी इन्हीं 3 ही लोगों की जो सिलेक्शन कमेटी है वो डिसाइड की गई है। सीबीआई के अगर हम मेन काम की बात करें तो सीबीआई के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है एंटी करप्शन के जो केसेज हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1988 का, तो उसके अंडर में जो एंटी करप्शन के जो केसेज हैं उनके अंदर में यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है वो देखने के लिए मिलती है। ये करप्शन को रोकने के रिगार्डिंग में कुछ स्पेशल क्राइम्स हैं उनके रिगार्डिंग में अगर केस सीबीआई को रेफ़र किया जाता है तो वहाँ पे भी आपको सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन है वो देखने के लिए मिलती है। और इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट के थ्रू जो इकोनॉमिक ऑफेंस के एक्ट हैं वहाँ पे भी सीबीआई के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपको देखने के लिए मिलती है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा इंटरपोल है, हमारे वर्ल्ड के अंदर जो इंटरपोल है, इंटरपोल के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी काम करती है हमारी जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो। यहाँ पे सीबीआई के द्वारा क्या स्टेट के अंदर केस है उनको भी सोल्व किया जाता है, इनके स्टेट के केस को भी इनके द्वारा सोल्व किया जाता है। उसके बारे में अगर हम बात करें तो आप देखें कि यूटीज़ के अंदर यहाँ पे जो सीबीआई है सुमोटो केसेज को सोल्व कर सकती है, बट स्टेट के अंदर अगर उसको सोल्व करना है केसेज को तो उस स्टेट गवर्नमेंट का जनरल कंसेंट है वो रिक्वायर्ड है। अब ये जनरल कंसेंट क्या होता है? जनरल कंसेंट बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा कंसेंट दिया जाता है, टाइमली पीरियड पे ये जो कंसेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है, हर एक 6 मंथ पे इसको अपडेट करना होता है। इसी हमारा जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, इसी एक्ट का सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 बोलता है कि स्टेट के अंदर में या स्टेट गवर्नमेंट के प्रोविज़न के अंदर अगर आपको जाके केसेस को सोल्व करना है तो उस स्टेट का जो जनरल कंसेंट है वो आपको रिक्वायर्ड है। और ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पे इसको पीरियोडिकली अपडेट किया जाता है 6 मंथ के समय के लिए। तो आप देखिए कि 2015-16 के बाद में जब से अपोजिशन पार्टीज़ के जो स्टेट्स हैं उनके द्वारा जो जनरल कंसेंट है वो यहाँ पे रिमूव की गई थी सीबीआई की, ड्यू टू द उनके द्वारा जो मिसयूज का जो कंसर्न है वो रेज किया गया था। तो उस वजह से भी ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था। 2015 से लेकर 2018-19 तक कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर में था जनरल कंसेंट का ये टॉपिक।
इसके अलावा अगर हम बात करें, कोई स्टेट का ही केस है, किसी स्टेट के अंदर केस है और वहाँ पे अगर वहाँ स्टेट के हाई कोर्ट के द्वारा या हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट कर दिया गया है सीबीआई को, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की जो कंसेंट है वो नहीं रिक्वायर्ड है सीबीआई को। अगर जुडिशरी के द्वारा, जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैं उनके द्वारा अगर डायरेक्ट किया जाता है कि किसी स्टेट के अंदर आप जाके इस क्राइम को इन्वेस्टिगेट कीजिए, तो वहाँ पे सीबीआई को किसी भी जनरल कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, ये सीबीआई के रिगार्डिंग में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। यहाँ हम इंटरपोल के बारे में बात करेंगे। इंटरपोल बेसिकली 1923 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था। सिक्योर इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे क्राइम एंड क्रिमिनल्स को ट्रैक किया जाता है और इंटरपोल के द्वारा समय समय पे जो नोटिस हैं वो भी इशू किए जाते हैं। आपने ज़रूर रीड किया होगा, जो फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स हैं उनको इंटरपोल के द्वारा नोटिस इशू किया गया। रेड कॉर्नर नोटिस है, येलो कॉर्नर नोटिस है। रेड कॉर्नर बेसिकली उन पर्सन्स के लिए है जो वांटेड पर्सन है या सीरियस क्रिमिनल हैं उनके रिगार्डिंग में। तो अलग अलग कलर के आपको जो इंटरपोल के जो नोटिस हैं वो न्यूज़ के अंदर में आपने रीड किए होंगे। यहाँ पे अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो फ्रांस के अंदर लियोन नाम की जगह है, वहाँ पे इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। और इंडिया में जो सीबीआई है वो एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है इंटरपोल के लिए। तो ये स्टूडेंट्स इंटरपोल के बारे में था। 1923 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और अलग अलग कलर के जो नोटिस हैं वो इश्यू किए जाते हैं। फ्रांस में जो लियोन नाम की जो जगह है वहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। और इंडिया के अंदर जो सीबीआई है वो एक नोडल एजेंसी है इंटरपोल के लिए। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, आपने देखा कि सीबीआई को जब हमने रीड किया तो वहाँ पे करप्शन की बात की गई थी कि करप्शन का जो मैटर्स हैं उनको डील किया जाता है सीबीआई के द्वारा। बट आप देखिए कि एक हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है एंटी करप्शन के रिगार्डिंग में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अब जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आप देखिए कि मोर पावर है उसको रिगार्डिंग द, अगर हम बात करें जो करप्शन के जो केसेज हैं उन्हीं के रिगार्डिंग में। तो अगर हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें, अभी रिसेंटली भी ये न्यूज़ के अंदर में था कि रिसेंटली जो हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं वो अपॉइंट किए गए थे, सुरेश पटेल सर। उस वजह से भी ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में बात करें तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैट्यूटरी बॉडी है सीवीसी। इसका इस्टेब्लिशमेंट आपको 1964 के समय देखने के लिए मिलता है। जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कमेटी बनी थी उसी के रिकमेंडेशन के ऊपर जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1964 के अंदर में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कमेटी के ही रिकमेंडेशन के बाद में। अगर हम बात करें इसके जो सीवीसी हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं, उनके अपॉइंटमेंट की, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उनका अपॉइंटमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बट एक सर्च कमेटी जो सिलेक्शन कमेटी है उसी के रिकमेंडेशन के ऊपर में। अब ये सिलेक्शन कमेटी कौन सी है? सिलेक्शन कमेटी में आप देखिए कि आपको पीएम यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा के हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे सीजीआई नहीं है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर हैं जो यहाँ पे सीवीसी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। 4 ईयर का इनका टर्म होता है और 65 मैक्सिमम एज है वो होनी चाहिए। अगर इनमें से 4 ईयर है 65 के अंदर जो भी एज सबसे जल्दी यहाँ पे क्लियर होगी तो उसी के हिसाब से इनका जो रिटायरमेंट है सीवीसीज़ का वो किया जाता है। सीवीसी का अगर हम बात करें स्टूडेंट, सीवीसी में यहाँ पे आपको एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा आपको विजिलेंस कमिश्नर हैं, 2 विजिलेंस कमिश्नर्स यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। नॉट मोर देन द 2 होनी चाहिए यहाँ पे विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड विजिलेंस कमिश्नर्स की अगर हम बात करें तो इनका मेन एम यही है कि इन द फील्ड ऑफ विजिलेंस के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट को गाइड करना, उनको यहाँ पे जो कंप्लेंट्स हैं उनको रिजोल्व करना ही मेन मोटिव है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। तो 1 सीवीसी हैं और 2 यहाँ पे विजिलेंस कमिश्नर्स हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंडर में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की,
तो एक लोकपाल भी आपको पता होना चाहिए। लोकपाल के बारे में क्यों पता होना चाहिए आपको? लोकपाल के बारे में इस वजह से पता होना चाहिए कि इस लोकपाल का जो इस्टेब्लिशमेंट 2013 एक्ट के थ्रू किया गया था, तो वो एंटी करप्शन ओम्बड्समैन का इस्टेब्लिशमेंट के रूप में ही किया गया था कि सेंटर की जो सिचुएशन है वहाँ पे लोकपाल को इस्टेब्लिश किया जाए। स्टेट्स के अंदर जो लोकायुक्त है उनका इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने के लिए मिले। चेयरमैन होते हैं, मैक्सिमम 8 मेंबर आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। चेयरमैन क्या तो कोई रिटायर सीजीआई होने चाहिए या जज होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए या एमिनेंट पर्सन होने चाहिए, वो यहाँ पे चेयरमैन हों। 8 मेंबर्स में जो 50% जो मेंबर्स हैं वो आपको जुडिशल सेक्शन से देखने के लिए मिलें, और वहाँ पे भी क्राइटेरिया हो कि जो मेंबर्स हैं SC ST OBC एंड वुमेन है, माइनॉरिटी का जो सेक्शन है वो आपको ज़रूर देखने के लिए मिले उन्हें, ये 8 लोगों के अंदर में से। तो 50% जुडिशरी से बिलोंग करने चाहिए लोकपाल के अंदर में। लोकपाल का जो सिलेक्शन कमेटी है, जो सर्च कमेटी है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि चेयरमैन जो मेंबर हो जो अपॉइंट किया जाएगा, जो मेंबर्स और चेयरमैन्स को अपॉइंट किया जाएगा, तो वहाँ उनकी एक कमेटी होगी। अपॉइंटमेंट तो बेसिकली प्रेसिडेंट के द्वारा आपको देखने के लिए मिलेगा, बट जो सिलेक्शन कमेटी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी में एक तो पीएम होने चाहिए, पीएम उस सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा के अंदर में, सीजीआई हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, या कोई जज होना चाहिए या कोई एमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए। इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। लोकपाल के द्वारा भी एक बेसिकली एंटी करप्शन के ओम्बड्समैन हैं, तो हमारे कंट्री के अंदर जितनी भी एंटी करप्शन की एक्टिविटी हैं उनको ये रिजोल्व करते हैं। इसके अलावा लोकपाल के द्वारा ग्रुप A B C एंड D के जो ऑफिसर्स हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनकी यहाँ पे जो एंटी करप्शन की जो एक्टिविटी हैं उनको रिजोल्व करने में ये हेल्प करते हैं। उनके अगेंस्ट में जो केस है, उनका इन्वेस्टिगेशन है, वो ये कर सकते हैं। 6 मंथ का इनको समय है कि 6 मंथ के अंदर इनको केस है वो सोल्व करना होता है, अपना जो जजमेंट है वो डिलीवर करना होता है। और इसके साथ ही आपको लोकपाल के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि लोकपाल के द्वारा जो केस है अगेंस्ट अगर प्राइम मिनिस्टर भी कोई यहाँ पे करप्शन की जो केस अगर निकल के आता है और सीरियस मैटर है, तो वहाँ पे लोकपाल के द्वारा पीएम के अगेंस्ट में भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट की जा सकती है। बट अगर वहाँ पे जो चार्ज है वो पाए जाते हैं तो कभी भी उनका जो इन्वेस्टिगेशन के जो वीडियोस हैं या जो इन्वेस्टिगेशन की जो बातें हैं कभी भी पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं आएंगी। देश की सॉवरेनिटी के लिए, देश का अगर हम बात करें यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए, तो ये लोकपाल के बारे में कुछ बातें थी जो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईडी के बारे में, ईडी जो काफ़ी न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, तो 1952 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके डिपार्टमेंट्स हैं, तो रिवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर ये इस्टेब्लिश है। ईडी के अंदर अगर हम बात करें डायरेक्टर होते हैं, वो डायरेक्टर के द्वारा इसको हेड किया जाता है। 2 ईयर का इनका टेन्योर होता है, और जो एक्सटेंशन है 2 टाइम एक्सटेंशन यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जा सकते हैं ईडी के डायरेक्टर को। इन्वेस्टिगेशन फाइनेंशियल सेक्टर के रिगार्डिंग में जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है, चाहे फाइनेंशियल सेक्टर का जो काउंटरफिट करेंसी हो, या अगर हम बात करें कि जो फाइनेंशियल सेक्टर में कोई भी करप्शन की एक्टिविटी हो, टैक्सेशन की बात हो, तो उन सभी को ईडी के द्वारा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा यहाँ पे डील किया जाता है। हमारा जो एक्ट है, जैसे फेमा का एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट है, तो इनका भी बेसिकली जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन इम्पोर्टेंट है। उन्हीं के द्वारा जो इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन एक्ट्स के एनफोर्समेंट की, वो ईडी की आपको देखने के लिए मिलती है। अगर हम बात करें फेमा की, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का क्राइटेरिया है कि मिनिमम 100 करोड़ के आसपास आपके द्वारा जो 100 करोड़ के आसपास आपके द्वारा ऑफेंस किया गया हो, जब भी आपको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर के रूप में डिक्लेयर किया जाता है। तो ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जो 2018 का जो एक्ट है उसको भी डील किया जाता है ईडी के द्वारा।
तो स्टूडेंट्स ये ईडी के बारे में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट ईडी के जो डायरेक्टर हैं उन्हीं के द्वारा सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को हेड किया जाता है। बेसिकली वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर में है ये, और ये कंपनी के जो केसेज हैं वहाँ पे जो अगर कोई वायलेशन है, कंपनीज लॉ का वायलेशन है, तो उन सभी को डील करता है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ईडी के जो डायरेक्टर हैं उन्हीं के द्वारा इसको हेड किया जाता है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को। और ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इसको देखा गया है, इस्टेब्लिश है। 2003 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इस्टेब्लिश कंपनीज एक्ट के अंडर में है। मेन एम यही है कि जो कंपनीज लॉ हैं उनका वायलेशन को इन्वेस्टिगेट करना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को असिस्ट करना है यहाँ पे ईडी के द्वारा या सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को हेड असिस्ट करने के रिगार्डिंग में है, जिससे कॉरपोरेट गवर्नेंस को प्रमोट किया जा सके, जो कंपनीज लॉ के अंदर जो वायलेशन है उसको रिड्यूस किया जा सके। इस वजह से सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है उसे क्रिएट किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेरर एक्टिविटी के रिगार्डिंग में, एनआईए का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आफ्टर द 26/11 के बाद में, जो इंडिया के अंदर 2018 में 8 के अंदर में जो मुंबई के अंदर अटैक हुआ था, उसी के बाद में इस ऑफिस को क्रिएट किया गया था। इसके अलावा एक NTRO भी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एनआईए की अगर हम बात करें 2008 के समय इसको क्रिएट किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये ऑर्गेनाइजेशन है। मेन एम यही है कि टेरर एक्टिविटीज़ को रोकना है। अभी तो प्रेजेंटली एनआईए को जो किसी भी टेररिस्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको कन्फेसिकेट करना है, तो उसको पावर है एनआईए के डायरेक्टर जनरल को, डीजी को ही। इसके अलावा आप देखें कि आउटसाइड द इंडिया भी अगर टेरिटरी में कोई टेरर की एक्टिविटी है उसको कैरी आउट करना है, उसको रोकना है या टेररिस्ट को वहाँ से लेके आना है, तो एनआईए को पावर दी गई है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर है वो भी प्रोवाइड की गई है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। एनआईए के बारे में अगर हम बात करें तो सू मोटो यहाँ पे कोग्निजेंस है वो लिया जा सकता है। टेरर एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग में इन्वेस्टिगेशन की जाती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के रिगार्डिंग में, काउंटरफीट करेंसी है, साइबर टेररिज्म की जो एक्टिविटी हैं। आप देखिए कि एक ग्रुप हुआ करता था, भटकल ब्रोदर्स नाम का एक ग्रुप हुआ करता था, और जो भटकल ब्रोदर्स हैं, भटकल ब्रोदर्स के द्वारा इंडिया के अंदर जितना भी क्राइम किया गया था, जो टेरर अटैक्स हैं वो किए गए थे 2008 से लेकर 13 का जो समय है। तो आप देखिए कि उसके बाद में कैसे जो बाटला हाउस का आपने नाम सुना होगा, दिल्ली के अंदर एक बाटला हाउस नाम की जगह है ओखला के अंदर, वहाँ पे एक एक्टिविटी है वो कैरी आउट की गई थी। तो वो भटकल ब्रदर्स के द्वारा साइबर जो टेररिज्म है उसी को एक फॉर्म के रूप में यूज़ किया गया था, अटैक को यहाँ पे बेसिकली एग्जीक्यूट करने के बाद में अपना जो प्रोपोगेंडा है वो फैलाने के लिए। तो एनआईए को पावर है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, कि जो साइबर टेररिज्म है उसको भी रोका जा सके। इसी साइबर टेररिज्म के बारे में आपने आईसिस का जो समय था, आईसिस का जो समय आप 2015 के बाद का जो समय है 15-16 के समय, तो आप देखें कि उस 15-16 के समय में ही बहुत सारे जो ISIS के जो हैंडलर्स हैं उनको रिक्रूट का जो कॉन्सेप्ट है वो साइबर के थ्रू ही आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये साइबर टेररिज्म को रोका गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, हमने आईसिस की यहाँ पे बात की है, जो सीरिया और उस एरिया के अंदर ऑपरेट किया करता था, एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। उसके एक हेड हुआ करते थे अबू बकर अल बगदादी नाम के एक पर्सन हैं। उनकी जब डेथ हुई थी तो अमेरिका के द्वारा एक ऑपरेशन कंडक्ट करा गया था। अमेरिका के द्वारा जो ऑपरेशन था यूएसए के द्वारा, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कायला मेलूर। तो आपको उस ऑपरेशन का नाम पता होना चाहिए। एक जर्नलिस्ट है, उनके ही डेथ कर दी गई थी आईसिस के द्वारा, उन्हीं के नाम के ऊपर जो वो ऑपरेशन का जो नाम है वो रखा गया था। तो ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में है, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक्सप्लोजिव जो सब्सटेंस एक्ट है 1908 का जो एक्ट है, इसके अंडर में जो भी यहाँ पे सब्सटेंस है एक्सप्लोजिव, उसके रिगार्डिंग में जो भी कानून है उन सबको भी एनआईए के द्वारा ही डील किया जाता है। एनआईए के जो हेड हैं उनको डायरेक्टर जनरल के नाम से बुलाया जाता है, और गवर्नमेंट के द्वारा इनको यहाँ पे अपॉइंटमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप यहाँ पे रीड करना, एनआईए के रिगार्डिंग में जो 2019 के अंदर जो अमेंडमेंट आया है और क्या इसको जो एक्स्ट्रा पावर्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं,
इसके बारे में आप ज़रूर से रीड करना स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए यहाँ से। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का। 1978 के समय में इस बॉडी को क्रिएट किया गया था आफ्टर द इमरजेंसी के बाद में, और ये बेसिकली वॉच डॉग है, प्रेस सेक्टर के अंदर वॉच डॉग है। आप देखिए कि हमने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में भी डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास के अंदर में। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 150 है, 8 रैंक इंडिया की जो रैंक है वो स्लिप हुई है। रिसेंटली हमारी यहाँ सुप्रीम कोर्ट की एक जज हुआ करते थे, रंजना प्रकाश देसाई हैं, तो वो ऑनरेबल जो जज हुआ करते थे उनको यहाँ पे पहली वुमेन चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के एक चेयरमैन के रूप में। तो पहली वुमेन चेयरपर्सन है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की हमारी जो रंजना मैम हैं, रंजना प्रकाश देसाई हैं। इनके द्वारा काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं वो डिलीवर किए गए हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी भी है। क्वासी जुडिशियल इस नेचर में है कि ये इन्वेस्टिगेट करती है अगर कोई हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनके अगेंस्ट में कोई भी यहाँ पे एक्टिविटी कैरी आउट की गई है, कोई भी वहाँ पे उनको अगेंस्ट गवर्नमेंट के द्वारा कोई चार्जेज उनके ऊपर पुट किए गए हैं। जैसे आप देखिए काफ़ी बार जो जर्नलिस्ट है उनके अगर अगेंस्ट द गवर्नमेंट जाके कोई रिपोर्टिंग की जाती है उनके द्वारा, तो उनके अगेंस्ट में कोई चार्जेज हैं या जो हमारा NSA नाम का जो एक्ट है वो इम्पोज कर दिया जाता है उनके ऊपर में। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को 1978 के समय में क्रिएट किया था इस स्टैट्यूटरी बॉडी को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू ही। टेन्योर इसको 5 साल का देखने के लिए मिलता है। चेयरमैन जो होते हैं, एक कन्वेंशन है कि जो चेयरमैन होंगे वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं या चीफ जस्टिस हैं वो ही इसके चेयरमैन के रूप में उनको अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा 28 मेंबर्स और होते हैं चेयरमैन के अलावा में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का। तो ये 28 के अंदर भी कुछ क्राइटेरिया है कि 20 लोग कहाँ से होंगे, 5 लोग कौन अपॉइंट करेगा। चेयरमैन के अगर हम सिलेक्शन की बात करें, जैसे रंजना प्रकाश देसाई मैम को जो सिलेक्ट किया गया है तो वो कमेटी में कौन हुआ करते थे, तो चेयरमैन को सिलेक्ट करने के लिए कमेटी है। कमेटी के अंदर बेसिकली लोकसभा के जो स्पीकर हैं, राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, राज्यसभा के चेयरमैन हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और इसके अलावा जो एक कोई मेंबर है जो इलेक्टेड है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर में। तो ये 3 लोगों की एक कमेटी है, उसी के द्वारा जो चेयरमैन है उसको सिलेक्ट किया जाता है। पार्लियामेंट से भी आपको 5 मेंबर हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें 3 मेंबर लोकसभा के स्पीकर के द्वारा सेंड किए जाते हैं अपने लोग, और 2 लोग यहाँ पे राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं इस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर में। तो स्टूडेंट्स ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में था। 1978 में इसको बनाया गया आफ्टर द इमरजेंसी। 5 साल का इसका टेन्योर होता है, इसके जो चेयरमैन होते हैं, और एक इम्पोर्टेंट बॉडी है, वॉचडॉग है इंडियन प्रेस सेक्टर का। बेसिकली स्टूडेंट्स इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है या रेगुलेट किया जाता है, इसके बारे में आपको पता है या नहीं है? आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। क्या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ओनली हमारी जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्हीं को कवर करती है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी रेगुलेट करती है? आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना इसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो रिसेंटली ये अपने अमेंडमेंट्स की वजह से ये न्यूज़ के अंदर में थी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार रूल्स को अमेंड किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। इवन आपको इलेक्शन प्रोसेस के अंदर भी देखने के लिए मिला था कि वॉलेंट्री रूप से जो आधार है उसको ऐड किया जा सकता है आपका इलेक्ट्रॉनिक जो वोटर आईडी कार्ड है उसके साथ में। तो अगर हम बात करें बेसिकली जो आधार अमेंडमेंट एक्ट्स हैं उनको अमेंड किया गया है उसके बारे में, तो उसके अमेंडमेंट के रिगार्डिंग में इम्पोर्टेंट बात ये है कि एटलीस्ट आपको एक बार जो अगर आपने 10 ईयर से आधार होल्डर हो आप यहाँ पे कंट्री के अंदर, तो 10 ईयर के अंदर आपको एक बार अपने जो आधार जो डाटाज हैं, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आपको अपडेट करने की ज़रूरत है। उनको आपको अपडेट करना चाहिए 10 ईयर के अंदर, जो भी आपके इम्पोर्टेंट डाटा और फैक्ट हैं। ये जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है इसको सेंट्रल आइडेंटिटीज़ जो डाटा रिपोजिटरी है, जो सेंट्रल डाटाबेस है, उसके अंदर इनको होल्ड किया जाएगा।
जितने भी आधार नंबर इश्यू किए गए हैं आधार होल्डर्स के पास साथ हैं, तो इसके अलावा जो आपकी डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है वो सभी इस सेंट्रल आइडेंटिटीज़ डाटा रिपोजिटरी के अंदर में आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन को होल्ड किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। मीन्स रिसेंटली कभी कभी यहाँ पे आधार जो बायोमेट्रिक है उसको फोरेंसिक के अंदर यूज़ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसके रिगार्डिंग में भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो UIDAI जो हमारी इंस्टीट्यूशन है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके द्वारा जो बायोमेट्रिक डाटा है उसे कलेक्ट किया जाता है आधार हमारा बनाने के समय में। तो उनको बायोमेट्रिक डाटाज को कैन नॉट बी यूज टू आइडेंटिफिकेशन के पर्पज़ से उसको यूज़ नहीं किया जा सकता, क्रिमिनल्स के पर्पज़ से उसको यूज़ नहीं किया जा सकता, और क्राइम्स को सोल्व करने के लिए उसको यूज़ नहीं किया जा सकता यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी बायोमेट्रिक डाटा हमारा कलेक्ट किया जाता है। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे बात की गई है कि फोरेंसिक पर्पज़ से उसको डाटा को कलेक्ट नहीं किया गया है। जो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है उसकी शेयरिंग की अगर हम बात करें तो उसका मेन मोटिव यही था कि ऑथेंटिसिटी के रिगार्डिंग में जो आधार एक्ट है 2016 का, जिसके अंदर की बेसिकली जो सर्विस डिलीवरी है उसके अंदर आधार को यूज किया जा सके, इस वजह से वो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो 2016 का जो एक्ट है उसी के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एक्ट का नाम है टारगेट डिलीवरी एंड फाइनेंशियल अदर सब्सिडीज़ जो बेनिफिट हैं या सर्विसेज हैं, एक्ट है 2016 का। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर में इसको इस्टेब्लिश किया गया। मीटी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेन एम यही था कि हमारे जितने भी रेजिडेंट हैं उनका एक यूनिक एंड सिक्योर आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। नंदन नीलेकनी नाम के एक इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, इन्फोसिस के जो को फाउंडर हुआ करते थे, उनके द्वारा उनका ये ब्रेन चाइल्ड हुआ करता था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये एक यूनिक आइडेंटिटी हो, हमारे जो रेजिडेंट हैं, रिलायबल हो, एफिशिएंट मेथड हो वेरिफिकेशन का, और यहाँ पे जो डुप्लीकेशन का जो कॉन्सेप्ट है या जो फेक आइडेंटिटीज़ हैं उनको यहाँ पे एलिमिनेट किया जा सके, एलिमिनेशन ऑफ द फेक आइडेंटिटी यहाँ पे एलिमिनेट किया जा सके, यही मेन मोटिव है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। 12 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसे कि आधार कार्ड के रूप में बताया जाता है, ये आपका रेजिडेंट कार्ड है। इसके अलावा अगर यहाँ पे इंडिया में कोई भी रेजिडेंट है, कोई भी ओनली इश्यू किया जा सकता है इंडिविजुअल को, वो रेजिडेंट है इंडिया में, एक 182 डेज़ के आसपास वो यहाँ पे रहा है, और मोर देन डेट या 12 मंथ बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन के, तो एप्लीकेशन की डेट के 12 महीने पहले या 182 दिन पहले रहा है तो उसका भी आईडी कार्ड है वो इश्यू किया जा सकता है। ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। 2018 के समय में प्रीलिम्स के अंदर भी ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या आधार जो है वो सिटीजनशिप का प्रूफ है क्या? तो ये आपको पता होना चाहिए कि आधार जो है सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, क्या चिल्ड्रंस का जो अंडर 18 एज के जो बच्चे हैं क्या उनका भी आधार कार्ड बन सकता है? तो स्टूडेंट्स हाँ, उनको बाल आधार के रूप से उनको जाना जाता है, अंडर द 5 एज के जो बच्चे हैं। और यहाँ पे पेरेंट्स की जो कंसेंट है या पेरेंट्स का जो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे उनका जो आधार कार्ड है वो बनाया जाता है, जिसको कि बाल आधार के रूप से जानते हैं, और 18 ईयर की एज कंप्लीट होने पे उसको अपडेट किया जाता है। अब हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे हमारी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 324 बताता है कि देश के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट बॉडी का होना ज़रूरी है, जिसे कि हम इलेक्शन कमीशन के रूप से जानते हैं। इनिशियल फेज़ में ये ओनली 1 मेंबर बॉडी हुआ करती थी। प्रेसिडेंट को वहाँ पे पावर है कि समय समय पे इसको अपडेट कर सकते हैं, जो कमिश्नर्स हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं। आप देखिए कि 1989 के समय में किया गया, जब 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो वोटिंग की एज है उसको 21 से रिड्यूस करके 18 किया गया, तो उस समय में
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मेंबर बॉडी है उसको मल्टी मेंबर बॉडी किया गया, 3 मेंबर बॉडी कर दिया गया। बाद में उसको रिड्यूस किया गया, फिर से 1994 के समय में आपको फिर से मल्टी मेंबर बॉडी देखने के लिए मिलती है। तो प्रेजेंट समय में इसका जो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, एक हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। मैक्सिमम एज के बारे में आपको पता होना चाहिए, 65 एंड 6 ईयर है। 65 होनी चाहिए, क्या 6 ईयर्स कंप्लीट हो तो आप यहाँ पे जो CVC हैं या इलेक्शन कमिश्नर है वो अपॉइंट हो सकते हो। यहाँ पे अगर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, अगर उनको रिमूव किया जाता है तो CEC का जो कंसेंट है वो रिक्वायरमेंट है। तो ये यहाँ पे लिटिल बिट डिस्पैरिटी है इलेक्शन कमिश्नर एंड CEC के अंदर में। CEC का जो यहाँ पे रिमूवल है वो रिमूवल का प्रोसेस काफ़ी ईजी है। इसके अलावा आप देखिए कि हमने ये CEC के बारे में ये सब देखा। इनके अगर हम बात करें कि कुछ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं डिफाइन है इलेक्शन कमिश्नर्स के रिगार्डिंग में, जैसे इनकी क्वालिफिकेशन नहीं डिफाइन है। आफ्टर द सर्विस इनका जो रीअपॉइंटमेंट है उसके बारे में इनको डिबार्ड नहीं किया गया है, उसको नहीं डिफाइन किया गया है। टेन्योर कैसा होगा उसके बारे में नहीं डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, इलेक्शंस को एडमिनिस्ट्रेशन करती है। बेसिकली आप देखिए कि जनरल इलेक्शन है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कैरी आउट किए जाते हैं। जो लोकल इलेक्शन है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ के किसी भी एक स्टेट के अंदर में, उनके लिए वहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो बना हुआ है, उसके द्वारा बनाए जाते कैरी आउट किए जाते हैं वो इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन करती है, उनको उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो सिंबल्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिगार्डिंग में जो अपडेट है वो किया गया है। आम आदमी पार्टी को जो स्टेटस है वो मिलने के चांसेस हैं, और कुछ जगह पे उनका जो कुछ पार्टीज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी ना होने की वजह से उनका जो सिंबल है वो जा सकता है। क्वासी जुडिशियल पावर भी है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं डिस्क्वालिफाइड पर्सन को रिमूव करने की। और यहाँ पे आपको इनका जो एडवाइजरी पावर जो है, जो क्वासी जुडिशियल पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, ये सब आपको देखने के लिए मिलती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में सेक्शन 29A है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का। इसके अलावा नोटा है, और काफ़ी डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के लिए लिली थॉमस केस है। काफ़ी कुछ बातें हैं इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग में, वो आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए। इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए जो सिलेक्शन कमेटी है उसके अंदर 3 लोग होते हैं, ऑनरेबल PM सर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सेकेंड, अगर हम बात करें UPSC एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको 315 से लेकर 323 के जो आर्टिकल हैं उनके अंदर इनको डिफाइन किया गया है। 65 एंड 6 ईयर की ही एज यहाँ पे है। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो स्ट्रेंथ है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में नहीं बात की गई है। यूजुअली 9 से 11 जो मेंबर हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ पे 1/2 जो हाफ मेंबर्स हैं वो 10 ईयर के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर सर्व किए हों। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो एज है वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा। 62 एज है हाईएस्ट, और 6 ईयर्स यहाँ पे रखा गया है। अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है। रिमूवल का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रेसिडेंट के पास अवेलेबल है, और रिमूवल के लिए जो यहाँ पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनाई जाती है उस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं वो प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग होंगी। एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी है। स्टेट्स के द्वारा अगर रिक्वेस्ट की जाती है तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसे क्रिएट किया जाता है स्टूडेंट्स। वो बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कैग के बारे में अगर हम बात करें, आर्टिकल 148 के अंदर डिफाइन किया गया है। 65 एंड 6 ईयर की एज है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और एक इम्पोर्टेंट पोस्ट है कैग की। इनका जो रीअपॉइंटमेंट है वो नहीं देखने के लिए मिलता आफ्टर द रिटायरमेंट के बाद में। यहाँ पे आपको एक केस पता होगा, हमारे एक फॉर्मर कैग हुआ करते थे विनोद राय सर, और विनोद राय सर के जब रिटायरमेंट के बाद में उनको बैंक बोर्ड ब्यूरो का हेड बनाया गया था। बैंक बोर्ड ब्यूरो जो इकोनॉमिक्स के सेक्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या टॉपिक है
उससे रिलेटेड 2-3 ईयर्स में आपको 2 बार क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिले हैं। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो का उनको हेड बनाया गया था, तो उस समय में वो सैलरी है वो नहीं लिया करते थे कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से, तो इस वजह से उनको रीअपॉइंट देखने के लिए मिलता है वहाँ पे। फाइनेंस कमीशन की बात करें, समय समय पे अपॉइंटमेंट है, आर्टिकल 280 के अंदर इनको डिफाइन किया गया है। इसके अलावा आपको अटॉर्नी जनरल है जो बेसिकली आर्टिकल 76 है, एडवोकेट जनरल है आर्टिकल 165 है, उसके अंदर उनका अपॉइंटमेंट देखने के लिए मिलता है। उनके प्राइवेट वर्क के लिए नहीं रोका जाता है, उनको बेसिकली गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल का जो क्वालिफिकेशन है कि वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बनने के रिगार्डिंग में उनको क्वालिफिकेशन हो। अटॉर्नी जनरल के बारे में अगर हम बात करें, वो एडवोकेट जनरल के बारे में बात करें तो वो 10 ईयर ऑफिस है वो उन्होंने कैरी किया हो, 10 ईयर जो जुडिशल ऑफिस है। इसके अलावा हाई कोर्ट का जज बनने का उनका क्वालिफिकेशन हो। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। एक लिंग्विस्टिक ऑफिसर और माइनॉरिटीज़ भी होते हैं, लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज है उनके रिगार्डिंग में, तो आर्टिकल 350 के अंदर उनको डिफाइन किया गया है। तो बेसिकली हमने जो एक ओवरव्यू लेने की कोशिश की है इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। कुछ बॉडी बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 338 के अंदर अमेंड किया गया। उसके बाद में 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आपको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है वो देखने के लिए मिलता है। और 102nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू आपको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है वो आपको देखने के लिए मिलता है। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, एक चेयरमैन होते हैं, डिप्टी चेयरमैन होते हैं और 3 मेंबर होते हैं। उनके द्वारा उनके जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब हैं या बैकवर्ड क्लासेस के रिगार्डिंग में जो प्रॉब्लम्स है उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन है वो देखने के लिए मिलता है, कहीं पे उनका जो प्रिविलेज है उसका वायलेशन तो नहीं हुआ है। तो वो सब हमारी उन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पार्ट 3 था। पार्ट 4 के अंदर हम जो इम्पोर्टेंट बिल्स हैं पिछले 1 ईयर के अंदर आए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।